हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ जोग्टा अकेडमी। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेस्ट 23 सीरीज़ आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जनरल साइंस का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी एंड लॉ ऑफ मोशन थ्रू एमसीक्यू। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। तो हमारा चंडीगढ़ ब्रांच में 21 अप्रैल से HPAS का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप दिए हुए नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9779464470। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग जेट पोजेसेस ऑप्शन 1 पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी विंड एनर्जी एंड ऑप्शन डी बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका एनर्जी के ऊपर बेस है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज काइनेटिक एनर्जी, अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, या हम बोल सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी। तो दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इट्स शेप एंड साइज, इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ mv², जिसमें m जो है वो मास ऑफ बॉडी है एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है mgh। m इज द मास ऑफ बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। की सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट कितनी है। ये जो g है, g की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी थी, जिसके दो पार्ट हैं। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन था फ्लाइंग जेट पोजेस, इसमें से कौन सी एनर्जी है जो फ्लाइंग जेट के पास होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे फ्लाइंग जेट की बात करें, मान के चलिए इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ और यहाँ पे जेट है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो जेट है इसकी कुछ हाइट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान के चलिए ये हाइट h पे फ्लाई कर रहा है, तो इस जेट का कुछ ना कुछ मास होगा, इस जेट का कुछ ना कुछ मास होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये कुछ हाइट पे है और यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटी लग रही होगी। तो मैंने अभी आपको बताया जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू mgh। तो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम ग्रेविटी की बात करें और इस हाइट की बात करें जहाँ पे जेट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, तो उस केस में अगर देखें तो ग्रेविटी की वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आएगी। तो हम ग्रेविटी को एक तरह से कांस्टेंट मान के चलेंगे। और दूसरी बात रही मास की, तो मास को भी क्या करेंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलेंगे, ये चीज़ नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी की बात, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जैसे जैसे सरफेस से हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ जेट की बात करें तो फ्लाई कर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। तो अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें तो हाइट के साथ हम इसको चेक करेंगे, तो mg तो हमारे पास कांस्टेंट है, बट हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी इसकी अकाउंट में आएगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो है। अब हम सेकंड बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये जो जेट प्लेन है ये मोशन में भी है। अगर ये मोशन में है तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mv²। अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इट मीन्स जब ये प्लेन हवा में है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और साथ में कुछ हाइट पे ये उड़ रहा है। तो इसका मतलब इसके पास दोनों एनर्जी आएंगी, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो
ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी करेक्ट रहेगी। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं। पहला है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड, जो कि रॉन्ग है। सेकंड, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड दे रखा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। सेकंड स्टेटमेंट इज 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू द 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो हॉर्स पावर है दिस इज़ द यूनिट ऑफ पावर। अगर हम बात करें इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये जो FES सिस्टम होता है जनरली, FES सिस्टम जो है F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। ये जो FES सिस्टम है इसको हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो पावर की यूनिट है वो किस में ली जाती है, हॉर्स पावर में ली जाती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। सेकंड की बात करें 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखिए 1 किलोवाट आर, ये जो 1 किलोवाट आर है इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जहाँ पे बिल आता है तो वहाँ पे आपको पता होगा वहाँ पे मीटर के पास लिखा होता है किलोवाट आर। इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, राइट है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस राइट रहने वाली है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को आप डबल कर दें तो उससे काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो जनरल क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फार्मूला होता है विच इज़ इक्वल्स टू हाफ mv²। अगर हम किसी बॉडी की बात करें जनरल केस में, जनरल लाइफ में जब हम बात करते हैं डेली लाइफ में, तो उस केस में हम मास को कांस्टेंट मान के चलते हैं, मास जनरली चेंज नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे हाफ एंड मास है तो कांस्टेंट टर्म आ गई। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, मान के चलिए v की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हमने वेलोसिटी की वैल्यू 2 कर दी तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितनी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से 4 टाइम्स हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है विच इज ऑप्शन सी बिकम्स 4 टाइम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है अभी प्रीवियस ईयर HPS के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, ए 40 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड 6 hours every day, the number of electric units it consumed in 30 days। कि जो 30 दिन हैं उसमें कितनी यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास पावर होती है उसका फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, एनर्जी बन जाएगी यहाँ पे पावर इनटू टाइम। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, खासकर जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में होती है, और उस एनर्जी को भी हम किलोवाट आवर में चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पावर है, पावर किस में दे रखी है, पावर वाट में दे रखी है, और जो टाइम है वो देखा जाए डेली का वो 6 आवर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेली है, डेली 6 आवर यूज हो रहा है, और बल्ब कितने का है, 40 वाट का। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि एक दिन में कितनी किलोवाट आवर वो एनर्जी यूज कर रहा है। तो एनर्जी की बात करें तो पावर हमारे पास किस में होनी चाहिए, पावर तो हमारे पास किलोवाट में होने चाहिए। यहाँ पे तो वाट दे रखा है तो हमारे पास आ जाएगा 40। इसको जब हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। स्मॉलर यूनिट को जब हम लार्जर में करते हैं तो उस केस में हमको डिवीजन करना है, और हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम यहाँ पे बात करें टाइम की, तो टाइम ऑलरेडी 6 आवर दे रखा है जो कि आवर्स में है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन रहा है 24/100। अब यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे, कट हम आगे जाके करेंगे। अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया एक डे का, 1 डे की बात हो रही है। अगर हम 30 डेज की बात करें, अगर एक दिन में 24/100 की बात हो रही है, तो एक मंथ में या फिर 30 डेज में कितनी कंज्यूम होगी, तो उस केस में हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास बना 24 3 72 अपॉन आ रहा है 10, तो 72/10 विच इज टू 7.2। ये जो 7.2 किलोवाट आवर की बात हो रही है, यही हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। तो एक महीने में या फिर 30 दिन में, 30 डेज में कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, 7.2 किलोवाट आवर या फिर 7.2 यूनिट। तो ये जो यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर था वो है ऑप्शन डी, 7.2 किलोवाट आवर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें कुछ डिवाइसेस दे रखे हैं और वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी कन्वर्जन से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है, बट किसके थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे में, वो होती है ट्रांसड्यूसर्स की वजह से। तो ट्रांसड्यूसर्स ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम स्टीम इंजन की बात करें जो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट का जो रहने वाला है वो ई। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर जो जनरली हम यूज़ करते हैं घर में, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेकंड का डी हो गया। थर्ड की बात करें माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन है वो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड का सी। फोर्थ की बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जनरली, तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फिफ्थ जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब पहली बात हो तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट के साथ वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। तो इस केस में जो फिफ्थ है इसकी ऑप्शन रहने वाली है ए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे देखें, 1 का ई, 2 का डी, 3 का सी, 4 का बी एंड 1 का ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर स्टैंड्स टू लीन बैकवर्ड। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिया गया है। इसके लिए आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ को समझना जरूरी है। अगर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझना जरूरी है तो उसके लिए हमको इनर्शिया के बारे में पता होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इनर्शिया के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इनर्शिया होता क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है ओरिजिनली, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वेलोसिटी नहीं लग रही है, तब भी वो उसी में जाती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। या वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया क्या होता है, अपनी पोजीशन को या फिर अपने स्टेट को या अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करें। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो इनर्शिया की हमने बात की, तो इनर्शिया जनरली कितने तरह का होता है, इनर्शिया 3 तरह का होता है। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इज
inertia of motion, and third one is inertia of direction. Inertia of direction. तो इनर्शिया कितनी तरह का है? इनर्शिया 3 तरह का हुआ, रेस्ट को देख के, मोशन को एंड डायरेक्शन को देख के। अगर हम अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी किसी स्टेट पाथ में या वो रेस्ट पे होगी या वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में होगी। तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते उसको मोशन में लाने के लिए या उसको रेस्ट पे लाने के लिए या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इट इज़ बेस्ड अपॉन दी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को किस नाम से भी जाना जाते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जो पहला क्वेश्चन है जो पहली स्टेटमेंट है इसके ऊपर बोला है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, इट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड है व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन बैकवर्ड। इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान के चलिए हमारे पास कोई कार है, इसमें कोई पैसेंजर बैठा हुआ है यहाँ पे। अब आप खुद देखिए, जैसे कार मोशन में है तो उसके साथ में जो पैसेंजर यहाँ पे बैठा है वो भी उसकी पूरी बॉडी क्या है? एक तरह से मोशन में है। तो मान के चलिए अगर गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो उस केस में जो पर्सन इसके साथ बैठा है तो उसकी स्पीड भी कितनी होगी? साथ में उसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। अब मान के चलिए यहाँ पे एकदम से ब्रेक लगी, जैसे कार में ब्रेक लगी तो हुआ क्या? ये जो यहाँ पे मैन है इसका जो लोअर पार्ट है यहाँ पे वो कार के साथ एकदम से किस में आ गया? रेस्ट पे आ गया। बट ये जो अपर पार्ट है, ये जो हेड है इसका, तो यहाँ तक रेस्ट आने में इसको टाइम लगेगा। तो एकदम से जो लोअर पार्ट है ये तो रेस्ट में आया, बट जो अपर पार्ट है ये अभी भी कहाँ है? अभी भी मोशन में है। जैसे अभी भी मोशन में है तो उसकी वजह से किस तरफ को टिल्ट होगा? आगे की तरफ टिल्ट होगा, ना कि वो बैकवर्ड टिल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही चलती हुई कार एकदम से रुकी तो उसके साथ जो पर्सन है वो आगे की तरफ धक्का लगेगा, ना कि पीछे की तरफ। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पे आगे की तरफ धक्का क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया यूज हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों? स्टार्टिंग में तो मोशन में था, जैसे स्टार्टिंग में मोशन में था ब्रेक लगी तो लोअर पार्ट कार के साथ किस में आया? रेस्ट में। बट जो अपर पार्ट था वो कहाँ पे था? ऑलरेडी मोशन में था, तो उसको रेस्ट पे आने के लिए भी टाइम लगना था, तो इसलिए वो आगे की तरफ पड़ेगा, ना कि पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है इट इज ओनली 1। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? पहला दे रखा है न्यूटन थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। सेकंड इज एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स ऑन ए सेम बॉडी। थर्ड इज वॉकिंग ऑन रोड इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि जब भी कोई फोर्स लगती है तो वो हमेशा किस में होती है? पेयर्स में होती है। यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें बताता है। अब मान के चलिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी। तो जैसे ए बी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ए ने बी के ऊपर कोई एक्शन लगाया, जितनी फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाई तो उसी के रिजल्ट में बी भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ए ने बी के ऊपर मान के चलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो बी भी उल्टा फोर्स इसके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन पेयर ए ने इसके ऊपर बी के ऊपर एक्शन लगाया, ए ने बी के ऊपर एक्शन लगाया और बी ने अपोजिटली ए के ऊपर क्या लगाया? रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन पेयर है तो हैं बट सेम बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जो एक्शन लगा वो ए ने बी के ऊपर लगाया और जो रिएक्शन लगा वो बी ने ए के ऊपर लगाया, तो है तो एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। दिस इज ट्रू। सेकंड, एक्शन एंड रिएक्शन अकर द सेम बॉडी। नो, अगर एक बॉडी के ऊपर एक्शन लग रहा है तो दूसरे के ऊपर रिएक्शन लग रहा है, तो इसलिए सेम बॉडी के ऊपर नहीं लगते। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड वन इज वॉकिंग ऑन रोड इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड है वॉकिंग ऑन रोड, ये न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। कैसे है आप यहाँ पे देख सकते हो। मान के चलिए कोई पर्सन यहाँ पे चल रहा है, ये उसका फीट है,
जैसे कोई पर्सन चल रहा है तो इसने सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लगाई यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। जैसे इसने सरफेस के ऊपर एक्शन लगाया तो जहाँ पे सरफेस है ये भी उसके ऊपर क्या लगाएगा, पॉजिटिवली सेम मैग्नीट्यूड का एक रिएक्शन लगाएगा। जैसे इसके ऊपर इसने रिएक्शन लगाया, यही रिएक्शन क्या करता है, किसी पर्सन को आगे चलने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स आ रहे हैं। तो वॉकिंग ऑन रोड इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ विच इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड वन इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो आवर आंसर इज 1 and 3 ओनली। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 की बात हो रही है। एक लिस्ट में फिजिकल क्वांटिटीज है और दूसरे में हमारे पास यूनिट्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली क्वांटिटी है दैट इज एक्सेलरेशन। व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, दैट इज एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फार्मूला बनता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जो वेलोसिटी का यूनिट होती है SI, वो होती है मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड राइट डाउन कर दिया। और जो टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो जैसे हमने इसको चेक किया तो हमारे पास बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ए का रहने वाला है हमारे पास डी। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास दे रखा है फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम मास की बात करें तो मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो अभी हमने डिस्कस की वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1 न्यूटन के बराबर। न्यूटन क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ मोशन थे, ये न्यूटन ने दिए थे। तो इसी के बेस पे फोर्स की यूनिट क्या दे दी गई, न्यूटन दे दी गई। तो न्यूटन की वैल्यू होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट कितनी आने वाली है, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन आने वाली है। सेकंड वन इज वर्क। जो वर्क है, वर्क की यूनिट जनरली क्या होती है, जूल होती है, जो कि सही है। नेक्स्ट वन इज इम्पल्स। स्टूडेंट्स, जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, कि कोई भी फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी फोर्स कितने टाइम के लिए लगी, दैट इज इम्पल्स। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो इट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की जो यूनिट होगी हमने अभी पढ़ी न्यूटन, टाइम की जो है वो है सेकंड। तो इम्पल्स की यूनिट क्या बन गई हमारे पास, न्यूटन सेकंड। तो आइए हम क्वेश्चन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की थी हमारे पास न्यूटन, वर्क डन की थी जूल, और इम्पल्स की थी न्यूटन सेकंड। तो अब यहाँ पे चलते हैं कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाली है। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी ए और सी दोनों में है। अगर दूसरा देखें फोर्स, सेकंड का हमारे पास रहने वाला है सी, ये भी दोनों में है। अब थर्ड का देखें वर्क डन की जूल, तो थर्ड का ए आने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे एलिमिनेट होगी। तो थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कि जितना भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा किसी भी बॉडी का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स पे। तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं dp by dt, where dp by dt is the change in momentum upon change in time। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास बनता है dp upon dt। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो मोमेंटम होता है किसी बॉडी का, वो होता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जनरली लाइफ में अगर हम बात करें डेली लाइफ में, तो जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो तो कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू को डी वाई डी टी और यहाँ पे m इंटू वी, तो m कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो m बाहर आ गया। यहाँ हमारे पास बचा डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो मैंने अभी आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो एक्सेलरेशन होती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर आ गया हमारे पास, जो फोर्स थी ये आ गई मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इट इज द मेजर ऑफ फोर्स। किसको मेजर करता है, ये फोर्स को मेजर करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द
फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ इज द मेजर ऑफ फोर्स, इट इज द सेकंड लॉ। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आया विच इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma। तो हमारे पास अगर देखा जाए न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग तो जो फोर्स होती है ये किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब स्टूडेंट्स एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी है C इज इक्वल्स टू A इंटू B की फॉर्म में, अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो ये जो A और B आपस में मल्टीप्लिकेशन है इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर A इंक्रीज कर रहा है तो सेम रेशियो से B क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर A डिक्रीज कर रहा है किसी रेशियो से तो B सेम रेशियो से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमने यहाँ देखा फॉर ए गिवन फोर्स, फॉर ए गिवन फोर्स मतलब यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्या होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, मास के। अगर a बढ़ेगा तो m कम होगा, a कम होगा तो मास बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द फॉसिल फ्यूल्स विच टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। स्टूडेंट्स जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और उनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ना कि नॉन कन्वेंशनल। तो पहली जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं दीज आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो जो पहली स्टेटमेंट वो तो रॉन्ग होगी क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल है यहाँ पे नहीं आना था, यहाँ पे आना था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो पहली ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगी। सेकंड, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नो, कन्वेंशन को नहीं बोलते, वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग होगी। थर्ड, द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड बायोफ्यूल। यस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है और थर्ड हमारे पास क्या है, करेक्ट है। रिन्यूएबल रिसोर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपकी सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है, टाइडल एनर्जी आ जाती है, बायोमास आ गया, बायोफ्यूल आ गया, जियोथर्मल एनर्जी वगैरह आ गई, वो सारी की सारी किस्में आती हैं। दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ये है ओनली 3। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल नहीं है। अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें, हाइड्रो पावर तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। जियोथर्मल इज ऑल्सो रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो रिन्यूएबल। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे यूरेनियम का जनरली यूज होता है जो कि रेडियो एक्टिव है। तो अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम इज नॉट रिन्यूएबल, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी रहने वाली है इट इज नॉन रिन्यूएबल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।